हेलो एवरीवन, राव जीएस वेलकम यू ऑल। आज की हम इम्पोर्टेंट क्लास में देखेंगे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि पिछली क्लास में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें कुछ कुछ अमेंडमेंट भी देखे थे हम लोग, उसी अमेंडमेंट को पूरा करेंगे आज इस क्लास में। जितने भी आपके इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, जिसे संशोधन कहते हैं, संविधान में संशोधन, जितने भी पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वनडे एग्जाम में, उनको सबको कवर कर लिया है। इसको ध्यान से देखना, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करना और इसको मैक्सिमम टाइम रिवीजन करना, तभी लर्न हो पाएंगे चीजें, ठीक है। अमेंडमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वनडे एग्जाम के लिए। तो अमेंडमेंट क्या होता है? अमेंडमेंट है संशोधन। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी संशोधन करना होता है भारत सरकार को, पार्लियामेंट को, तो उसको बिना अमेंडमेंट की नहीं कर सकता। अमेंडमेंट लाना होता है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाना होता है। उसी के थ्रू कोई चेंजेस किया जा सकता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजन दिए हैं, उन्हीं को कहते हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अमेंडमेंट हम पहला क्वेश्चन बनता है आपके वन एग्जाम के लिए कि अमेंडमेंट जो है हमारे कौन से आर्टिकल में दिया है। तो आर्टिकल नोट करेंगे, आर्टिकल 368। आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 में हमारा जो है अमेंडमेंट दिया है। और पार्ट कौन सा? पार्ट 20 है, याद रखिएगा। पार्ट 20 आर्टिकल 368 में ये पावर देता है किसको? पार्लियामेंट को, संसद को। स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं देता। स्टेट लेजिस्लेचर अमेंडमेंट नहीं कर सकता है। पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो संविधान में किसी भी अनुच्छेद में, किसी भी प्रोविजन में वो अमेंड कर सकता है, ठीक है, संशोधन कर सकता है, ऐड कर सकता है, सब्ट्रैक्ट कर सकता है। तो आर्टिकल 360 याद रखना, पार्ट 20 याद रखना, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। नॉट लेजिस्लेचर। क्वेश्चन पूछता है, 368 पूछेगा, 20 पूछेगा पार्ट, और कौन कर सकता है? केवल पार्लियामेंट। एक और चीज मैंने पहली पिछली क्लास में बताया था, जब हम लोग सोर्सेस ऑफ द अपना साइलेंट फीचर पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें भी हमने पढ़ा था कि हमने पार्लियामेंट का जो अमेंडमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है, हमने कहाँ से बोरो किया है? तो कहाँ से किया है? साउथ अफ्रीका से। याद रखना, साउथ अफ्रीका से हमने जो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बोरो किया है। आगे देखेंगे जो हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ये हो गया हमारा, ये नोट कर लेना, अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट अमेंड तो कर सकता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी पार्ट को, किसी प्रोविजन को। पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट, एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सेप्ट बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के वो किसी भी पार्ट को, किसी भी प्रोविजन को वो अमेंड कर सकता है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। अब इसके पीछे इस पे डिबेट हुआ था, तो उस डिबेट पे ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है उसको जरूर टैकल करेंगे, ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन ना फंसे। तो क्वेश्चन क्या है? पहले तो ये नोट कर लो कि बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकता पार्लियामेंट। बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकता। बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये केस टू केस सॉल्व होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। उसने क्लियर नहीं बताया बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। जो भी केस आते हैं उनमें जो भी उनको प्रोविजन लगा उसको बेसिक स्ट्रक्चर बता दिए, ठीक है। तो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर आया कहां से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिएगा। पहला केस होता है शंकरी प्रसाद केस 1951। नोट कर लीजिए, बेसिक स्ट्रक्चर का ही वो है, बैकग्राउंड है, उसको नोट करिएगा। शंकरी प्रसाद केस 1951, इसमें क्या होता है? जो हमारा जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 1951, उसको चैलेंज किया जाता है, इसको चैलेंज किया जाता है कोर्ट में, ठीक है। जो कि क्या था? जिसमें 9 शेड्यूल ऐड किया गया था, 9 शेड्यूल, जिसमें लैंड प्रोटेक्शन है फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। इसको चैलेंज किया गया शंकरी प्रसाद केस 1951। तो इसमें जजमेंट क्या आया सुप्रीम कोर्ट का? यस, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट ऑल्सो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, फंडामेंटल राइट को भी, फंडामेंटल राइट में भी अमेंडमेंट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि शंकरी प्रसाद केस हो गया, इसमें जजमेंट आ गया सुप्रीम कोर्ट का कि यस, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद आता है गोलकनाथ केस 1967। वेरी इंपॉर्टेंट है गोलकनाथ केस 1967। इसमें क्या होता है? देखिए, इसको इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया गोलकनाथ केस में कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। इस गोलकनाथ केस में बोला कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट कैन नॉट टच फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट नहीं कर सकता पार्लियामेंट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद
जो पार्लियामेंट हमारी जो गवर्नमेंट उस समय की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवर टैकल करने के लिए 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नोट करता चलेगा, सब पूछा हुआ एक एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया। 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 लाया। अब उसमें क्या था, पार्लियामेंट ने बोला अच्छा हम फंडामेंटल एक्ट में अमेंडमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो पार्लियामेंट ने 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 लाया। उसमें क्या बोला कि पार्लियामेंट कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, और ये बोला, और उसमें आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को अमेंड किया। ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, इतना याद रखेगा, आर्टिकल 13 और 368 को अमेंड किया पार्लियामेंट में, संशोधन में 24th में। और उसमें क्या बोल दिया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट ऑल्सो, ठीक है। और क्या इसमें ऐड कर दिया, इसमें ये भी ऐड कर दिया कि प्रेसिडेंट को बाध्यकारी बना दिया गया, मेड प्रेसिडेंट ऑब्लिगेटरी फॉर गिव एसेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। अब इसमें 24वां संविधान संशोधन 1971 से कि प्रेसिडेंट को साइन करना ही करना है, वापस नहीं कर सकते हैं, वो साइन करना ही करना है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, ठीक है। 24 लाया, और 20 उसी के साथ एक 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया 1971 पार्लियामेंट ने। उसमें क्या था, जो राइट टू प्रॉपर्टी है हमारा आर्टिकल 31, उसमें पहले कोपर केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सरकार चाहे तो किसी की भी प्रॉपर्टी ले सकती है, किसी की प्रॉपर्टी ले सकती है, लेकिन उसके बदले में उसको कंपनसेशन देना होगा। मतलब कि मार्केट वैल्यू जो भी होगी ना जमीन की, उस मार्केट वैल्यू के हिसाब से सरकार को उस जो व्यक्ति होगा जिसकी जमीन होगी उसको वो कंपनसेशन उतना पैसा, जैसे मान लो तुम्हारी जमीन सरकार खरीद रही है, तो तुम्हारी जमीन की कॉस्ट है 10 करोड़, तो उसको 10 करोड़ देने ही देने हैं। ये पहले था, लेकिन इसमें क्या कर दिया, 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 में राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 में कुछ चेंजेस कर दिया। वो चेंजेस क्या है, एग्जाम में खुद पूछा है, चेंजेस क्या है, जो कंपनसेशन वाला जो वर्ड था ना, उसको पार्लियामेंट ने हटा दिया और उसकी जगह पे कर दिया है राशि, मतलब अमाउंट, लिख दिया अमाउंट राशि, ठीक है। कुछ राशि देगी गवर्नमेंट जो है, जमीन के बदले कुछ राशि देगी, कंपनसेशन नहीं देगी। कंपनसेशन वर्ड को चेंज करके अमाउंट वर्ड कर दिया। और आर्टिकल 31 सब क्लॉज सी ऐड किया, आर्टिकल 31 याद रखना, 31 सब क्लॉज सी ऐड किया। उसमें क्या बोल दिया कि पार्लियामेंट जो है ना अमेंडमेंट कर सकती है आर्टिकल 39 सब क्लॉज बी एंड सब क्लॉज सी के थ्रू, पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट ऑल्सो। और उसको इस बेस पे चैलेंज नहीं किया जा सकता कि वो आर्टिकल जो हमारा 14 है जो कि बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी की बात करता है, और जो आर्टिकल 19 है जो फ्रीडम की बात करता है, उस पे वायलेशन का चैलेंज नहीं किया जा सकता। कोर्ट में ये भी ऐड कर दिया आर्टिकल संविधान संशोधन 25/1971, याद रखना, कैन नॉट चैलेंज अंडर आर्टिकल 14 एंड 19 इन द कोर्ट। और क्या इसने एक और कर दिया, ये भी ऐड कर दिया कि ऐसा करने पे जो जुडिशियल रिव्यू है उससे भी बियॉन्ड कर दिया, सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता, कैन नॉट जुडिशियल रिव्यू। पार्लियामेंट ने ये दो संविधान संशोधन लाए। इसके बाद गोलकनाथ केस 1967 का। उसके बाद क्या हुआ, ये जो दोनों केस थे 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और एक्ट 1971 और जो 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971, उसको चैलेंज किया गया, कोर्ट में चैलेंज किया गया। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट केशवानंद भारती केस 1973। जैसे जैसे हम लोग टॉपिक आगे बढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। अभी देखो, अभी हम लोग अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं। अमेंडमेंट क्या होता है, अमेंडमेंट कितने प्रकार से होते हैं, वो क्लास हम लोग नेक्स्ट कभी करेंगे, उसमें पढ़ेंगे। अभी हम लोग केवल कौन कौन से अमेंडमेंट हुए हैं और इम्पोर्टेंट कौन से हमारे वनडे एग्जाम के लिए, उसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो 24th और 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 को चैलेंज किया गया, और चैलेंज करने सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती केस आता है 1973। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला यस, उसने सुप्रीम कोर्ट ने बोला 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 है जो पार्लियामेंट में है वो वैलिड है, उसको अपहेल्ड किया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, ठीक है, उसको वैलिड बनाया। और क्या वैलिड, जो ये वाला प्रोविजन था कि मेड ऑब्लिगेटरी फॉर प्रेसिडेंट टू गिव एसेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, उसको भी अपहेल्ड किया, वो भी सही है। 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 को भी अपहेल्ड किया, कंपनसेशन वाले वर्ड को जो अमाउंट में चेंज किया था उसको भी, राइट टू प्रॉपर्टी वाले को, उसको भी अपहेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस 1973। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो ये जो पार्ट है ना, कैन नॉट जुडिशियल रिव्यू,
इसको नल एंड वॉइड कर दिया, इसको खारिज कर दिया और बोला कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है किसी भी अमेंडमेंट एक्ट को, ठीक है। तो इन सबको, इन दोनों को बोला और ये वाले प्रोविजन को नल एंड वॉइड कर दिया, ठीक है। चैलेंज एंड रूल 24 वैलिड अपहेल्ड एंड 25 ऑल्सो, बट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू रिवीजन को नल एंड वॉइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये इंपॉर्टेंट केस था। तो इसमें ही बोला कि सुप्रीम केशव भारती केस में बोला सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट आल्सो बट कैन नॉट टच बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं कर सकता पार्लियामेंट, याद रखना। किसमें बोला था? केशवानंद भारती केस 1973 पूछता, खूब पूछा है कि वो कौन सा केस था जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर का एराइज हुआ था, बेसिक स्ट्रक्चर का डेफिनेशन, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। तो वो है केस आपका केशवानंद भारती केस 1973। नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लो, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार लगा लो, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती केस 1973। होप सो आप ये समझ गए होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951, जल्दी जल्दी देखेंगे। और दूसरी चीज, अगर आपको उसमें बोर्ड पे वर्ड्स नहीं दिख रहे हैं तो मेरे वर्ड सुनिए, पेन डाउन, कॉपी पेन ले लिए और उसको नोट करते हुए चलिए। जो भी इंपॉर्टेंट है उसको नोट करिए, ये सब इंपॉर्टेंट है, सब पूछा है किसी ना किसी में, एसएससी, जीडी, लेखपाल, पुलिस, हर एग्जाम में पूछा है, ठीक है। आर्टिकल 21A अभी पूछा था आपके कांस्टेबल वाले एग्जाम में, जो भी हुआ था पिछले महीने। तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है 1951। इसमें क्या था, नोट करेंगे। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951, इसमें क्या था? इसमें 9 शेड्यूल को ऐड किया गया था। जब हमारा संविधान अडॉप्ट हुआ था, मैंने पिछली क्लास में बताया था, तो 8 शेड्यूल थे हमारे पास। तो उसके बाद जो 9, 10, 11, 12 शेड्यूल आए थे वो बाद में ऐड किए गए थे। तो पहला संविधान संशोधन 1951 से शेड्यूल 9 ऐड किया गया था। और और क्या किया गया था? शेड्यूल 9 को ऐड किया गया था टू प्रोटेक्ट लैंड रिफॉर्म बाय ओवल जुडिशियल रिव्यू। और क्या किया था? एबोलिश जमींदारी सिस्टम। नोट कर लीजिए, अगर पूछेगा कि कौन से संविधान संशोधन से जमींदारी सिस्टम को खत्म किया गया था, तो वो है आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। नोट करिए। नेक्स्ट क्या है, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है। सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, इसमें क्या था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। हाँ, पहले क्या था, जो हमारा जो स्टेट था वो 4 पार्ट में डिवाइड था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। सेवन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 को लाया गया और ये जो पार्ट ए पार्ट बी है उसको खत्म करके, क्लासिफिकेशन को खत्म करके स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, जिसमें 14 स्टेट्स और 6 यूटीज को डेवलप किया गया था, बनाया गया था। 14 स्टेट्स, 6 यूटीज को, ठीक है, ये बनाया गया था। और उसके बाद से धीरे धीरे आज जो है 28 स्टेट्स हो गए और 8 यूनियन टेरिटरीज। तो सेवन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी बनाया गया था 1956, उसको भी नोट कर लिया है। 14 स्टेट 6 यूटीज पूछता है, 14 स्टेट्स और 6 यूटीज को डेवलप किया गया था। और क्या किया गया था सेवन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 के, जो इंपॉर्टेंट है, हाई कोर्ट को पावर दे दी गई, हाई कोर्ट जुडिक्शन को ओवर यूटीज, यूनियन टेरिटरीज। हाई कोर्ट की जो जुडिक्शन होगी वो यूटीज तक एक्सटेंड कर दी गई। और आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 230 है, उसमें दिया हुआ है पावर ऑफ हाई कोर्ट, जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एक्सटेंडेड टू द यूटीज, यूटीज, यूनियन टेरिटरी। आर्टिकल 230 याद रखना। और क्या किया गया इस अमेंडमेंट से? कॉमन हाई कोर्ट बना दिया गया। कॉमन हाई कोर्ट मतलब कि 2 और मोर स्टेट के लिए एक एक हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। कॉमन हाई कोर्ट फॉर द 2 और मोर स्टेट, कौन सा आर्टिकल में? 231 आर्टिकल में ऐड किया गया। देखिए, अब दिमाग में आ रहा होगा कि 231 है, अगर अमेंडमेंट किया गया तो 231A होना चाहिए, 230A होना चाहिए, बी होना चाहिए। देखिए, जब भी संशोधन होता है, अगर प्रोविजन, किसी प्रोविजन में अमेंडमेंट हो रहा है किसी आर्टिकल में, अगर उस आर्टिकल के बीच में हो रहा है, जैसे कि कोई आर्टिकल नया लाना है अलग से, तब वो ABC आता है। अगर जो आर्टिकल पहले से है उसमें अगर कुछ प्रोविजंस में अमेंडमेंट करना है तो ABC नहीं आता, उसी में संशोधन हो जाता है, वो एज इट इज रहता है। तो ये इसीलिए जो है आर्टिकल 231 है और ये 230 है, याद रखना। और क्या किया गया था? एडिशनल और एक्टिंग जजेस ऑफ हाई कोर्ट 224 आर्टिकल में ये अमेंडमेंट किया गया था। मोटा मोटा ये जो समझ लिया कि आपका इंपॉर्टेंट जो है ये सब आपको लर्न करना है, ठीक है। अगला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1961। इसमें क्या किया था? दादरा और नगर हवेली को इंडियन यूनियन में इनकॉर्पोरेट किया गया था। नोट करिएगा, 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1961, दादरा एंड नगर हवेली को। 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1962, ईयर भी देखते चला, एग्जाम
एकदम फंसा के क्वेश्चन पूछता है कि 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा ईयर में आया? 61, 62, 63, 64, तो 62 आर्टिकल 60 संविधान संशोधन 12वां जो है 1962, उसमें क्या था? गोवा, दमन, दीव, नोट करिएगा, इनकॉर्पोरेट गोवा, दमन, दीव इन इंडियन यूनियन, ठीक है। नेक्स्ट है 14th अमेंडमेंट एक्ट 1962। 14th अमेंडमेंट एक्ट 1962, इसमें पुडुचेरी को इंडियन यूनियन में इनकॉर्पोरेट किया गया था। अगला है 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967। 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967, इसमें क्या किया था? इसमें सिंधी जो लैंग्वेज है, ये हमारा जो शेड्यूल 8 है ना, उसमें से लैंग्वेज के बारे में, ठीक है, जितनी भी लैंग्वेज है 22 लैंग्वेज है राइट नाउ, तो उसमें 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967 के थ्रू सिंधी को ऐड किया गया 8th शेड्यूल में, और उससे पहले 14 थी, तो सिंधी थी वो 15वीं लैंग्वेज बनी। 15वीं लैंग्वेज थी इंक्लूड होने वाली 8th शेड्यूल में, ठीक है। 24th नेक्स्ट नोट करेंगे, नेक्स्ट है 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971। इसमें क्या था? 24th में बता दिए, पहले बताए कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट, पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट, ठीक है। और क्या था? प्रेसिडेंट के एसेंट को मैंडेटरी बना दिया, तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को साइन करना ही करना है। पूछता है कि कौन सा संविधान संशोधन से पार्लियामेंट को बाध्यकारी बना दिया गया कि संविधान जो संशोधन होगा, विधेयक बिल होगा, उसको साइन करना ही करना है, तो वो आपको याद रखना है 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971। आगे देखेंगे 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971, इसमें बताया कि कंपनसेशन वाले वर्ड को अमाउंट में चेंज कर दिया गया, बस। आगे है 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975, इसमें सिक्किम को फुल फ्लेज स्टेट बनाया गया, फुल फ्लेज मतलब कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975, याद रखिए कौन सा अमेंडमेंट है? 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975, सिक्किम फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा दिया गया। आगे है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, याद रखिएगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाता है, क्योंकि इसमें इतने सारे संशोधन किए गए, बहुत सारे हैं, लेकिन हमें जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए वो पढ़ना है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। कौन कौन से वो प्रोविजन है इंपॉर्टेंट है, तो मैंने पिछली क्लास में बताया, प्रेम्बल पढ़ा रहे थे कि 42वां संविधान संशोधन 1976 से प्रेम्बल में 3 वर्ड ऐड किए, मैंने क्वेश्चन पूछा था, 3 वर्ड ऐड किए गए, तो वो 3 वर्ड है इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट और सेकुलर। इंटीग्रिटी नोट कर लीजिए, इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, ठीक है। और क्या किए गए थे? फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किए गए स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे संविधान में ऐड किया गया। पार्ट था पार्ट था पार्ट 4A था, और आर्टिकल था 51A, पार्ट 4A, आर्टिकल 51A। और क्या किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 से? पार्ट 14A ट्रिब्यूनल्स को ऐड किया गया, पार्ट 14A ट्रिब्यूनल्स, ट्रिब्यूनल्स को ऐड किया गया, आर्टिकल 233A 233B, याद रखना। और क्या किया जाए? डीपीएसपी जो है ना हमारा डीपीएसपी, उसको उसमें चेंजेस लाया गया, उसमें उसमें बोला गया नॉट इन्फोर्सेबल इन एनी कोर्ट, नॉट इन्फोर्सेबल इन एनी कोर्ट, ठीक है। और क्या किया गया? प्रेसिडेंट की जो प्रेसिडेंट बाउंड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हाँ ठीक है, प्रेसिडेंट बाउंड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है ना वो बाध्यकारी बना दिया गया ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, 42वां संविधान संशोधन 1976। और क्या किया गया? डीपीएसपी में जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में कुछ अमेंडमेंट किए गए। आर्टिकल 43A ऐड किया गया, आर्टिकल 43A नोट कर लीजिएगा, आर्टिकल 43A, उसमें क्या था? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। आर्टिकल 48A ऐड किया गया, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, 48A प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड्स, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, आर्टिकल 39A, इसको भी ऐड, ये 3 याद रखना। 43A वर्कर्स, 48A प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट, और 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ठीक है। और क्या किया? जो इमरजेंसी लगती है, जो नेशनल जो इमरजेंसी है ना, प्रेसिडेंट जो रूल है 356 जो आर्टिकल है, उसमें क्या किया? जो 6 मंथ से बढ़ा के 1 साल कर दिया गया उनकी ड्यूरेशन को, इमरजेंसी की ड्यूरेशन को, जो पहले 6 मंथ था उसको 42वां संविधान संशोधन 1976 पूछता है कि बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो इमरजेंसी है, प्रेसिडेंट जो रूल है, प्रेसिडेंट रूल है, कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी, उसका जो पीरियड है 6 मंथ से बढ़ा के 1 ईयर कर दिया गया, तो वो कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976, याद रखना, ठीक है। और क्या किया गया था? एम्पावर सेंटर टू डिप्लॉय आर्म फोर्सेस, हाँ, कहीं भी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि स्टेट के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो संविधान
संशोधन से ये सेंटर को पावर दी गई कि वो आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकता है, आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकता है, जैसे कि अभी देखा होगा मणिपुर वगैरह जो है इलाका है उसका। और क्या किया गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976, नोट करेंगे 42वें, तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 का, ये तीन याद रखना, 43 है, 48 है, 39 है, ठीक है। और प्रेसिडेंट रूल 6 मंथ से लेके 1 ईयर के लिए बढ़ा दिया गया, 1 ईयर के लिए बढ़ा दिया गया। और एम्पावर सेंटर टू डिप्लॉय आर्म फोर्सेस बता दिया। और 5 सब्जेक्ट्स को, 5 सब्जेक्ट, सिर्फ 5 सब्जेक्ट फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976, 5 सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट से हटा के कॉन्करेंट लिस्ट में ऐड किया गया। वो कौन से हैं पूछा है, काफी बार एग्जाम में पूछा, आरओ एरो हो गया, किसी भी एग्जाम में पूछा रहता है, वो नोट कर लीजिएगा। पहला है एजुकेशन, एजुकेशन फॉरेस्ट, एजुकेशन फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर, नोट करिएगा, वेट एंड मेजर, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, लास्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। एजुकेशन फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये संविधान संशोधन 42वां है 1976। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो बता दिए, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। प्रियम्बल में 3 वर्ड ऐड किए गए, फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई, पार्ट 4 ऐड किया गया, और डीपीएसपी में ये तीन आर्टिकल्स ऐड किए गए। और ये भी बता दिया गया जो प्रेसिडेंट है वो बाउंड होगा एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये भी बता दिया गया। कॉन्फ्रेंस लिस्ट में 5 जो है सब्जेक्ट्स ऐड किए गए स्टेट लिस्ट। आगे देखें 44वां संविधान संशोधन 1978, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। इसमें क्या क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। इंटरनल डिस्टर्बेंस रिप्लेस्ड बाय आर्म रिविलियन, आर्टिकल जो हमारा आर्टिकल 52 जो इमरजेंसी है, आर्टिकल भी देखते चलो। आर्टिकल 52, हमारा आर्टिकल 352 है प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। उसमें जो है ना, जो पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड था, इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती थी, उसको रिप्लेस करके आर्म रिविलियन कर दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978। काफी बार पूछा एग्जाम में, हर एग्जाम पूछा ही पूछा है, इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म रिविलियन में कौन सा संविधान संशोधन से चेंज किया गया था, तो 44वां। और क्या किया गया, मेड प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर इमरजेंसी ओनली ऑन रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट की जो रिटन रिकमेंडेशन पे ही प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी घोषित करेंगे, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे, नहीं तो नहीं कर सकते। ये भी इसको ऐड किया गया, इस प्रोविजन को। और क्या कहते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी जो बताया था ना, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन 1971 और जो 24 कॉन्स्टिट्यूशन 1970 जो राइट टू प्रॉपर्टी पे था पूरा, उसको 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू डिलीट कर दिया गया, यहाँ से हटा दिया गया। हाँ, राइट टू प्रॉपर्टी डिलीटेड बाय द डिलीटेड फ्रॉम फंडामेंटल एक्ट, और उसको लीगल राइट बना दिया गया, जिस आर्टिकल 300A में ऐड किया गया। फंडामेंटल राइट्स पहले हमारे जो है, फंडामेंटल राइट्स था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, उसको वहां से डिलीट कर दिया गया और उसको 300A में ऐड किया गया, लीगल राइट बना दिया गया। और क्या किया गया, और क्या हुआ, 20 और 21 जो है हमारा, जो 21 कहता है, जो 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, और जो 21 है वो उसमें क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये दोनों जो फंडामेंटल राइट्स है उसको सस्पेंड नहीं किया जाता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। इसको भी ऐड किया गया संविधान संशोधन 1978, 44वां। 20 एंड 21 फंडामेंटल कैन नॉट सस्पेंड ड्यूरिंग इमरजेंसी, नोट करिए, ये इंपॉर्टेंट है। आगे क्या हुआ, 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985, वेरी इंपॉर्टेंट है। 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985, 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985। इसमें क्या था, 10 शेड्यूल 10 को ऐड किया गया, शेड्यूल 10 जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ है, एंटी डिफेक्शन लॉ, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछता है 10 शेड्यूल को कौन सा संविधान संशोधन से ऐड किया गया, तो 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985, नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है। 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989, कई बार हर एग्जाम पूछता है वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें वोटिंग एज को 21 से घटा के 18 किया गया, तो वो कौन सा, 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989, वोटिंग एज रिड्यूस फ्रॉम 21 टू 18। और आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 326 है, एडल्ट सफ्रेज। नेक्स्ट है 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991। अब पीछे से एग्जाम होता है, उसमें क्वेश्चन पूछा है कि दिल्ली को स्पेशल प्रोविजन कौन से संविधान संशोधन से दिया गया था, तो 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991 है, क्या था,
रिगार्डिंग दिल्ली स्पेशल प्रोविजन, आर्टिकल कौन सा है 239AA। नेक्स्ट है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसमें क्या है, पंचायती राज के लिए है, पंचायती राज के लिए जो हमारा पार्ट जो 9 है, जो पंचायत है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। पार्ट 9 में कुछ प्रोविजन ऐड किए गए और शेड्यूल 11 ऐड किया गया, शेड्यूल 11 ऐड किया गया जिसमें 29 सब्जेक्ट को ऐड किया गया था। याद रखना 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही शेड्यूल 11 को ऐड किया गया था, जो कि पंचायत के बारे में 29 सब्जेक्ट्स इंक्लूड है। 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में शेड्यूल 8 में 3 लैंग्वेज और ऐड की गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। पूछता है कौन सी लैंग्वेज है, जो 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 दोनों पूछता है, अमेंडमेंट पूछेगा और कौन सी लैंग्वेज थी जिनको ऐड किया गया था वो भी पूछेगा। तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली याद रखना 8 शेड्यूल में ऐड किया गया, जिसकी संख्या हो गई पहले 15 थी, अब हो गई 18, 16, 18, 71 1992। नेक्स्ट है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। ये नगर निगम के बारे में बात करता है, म्यूनिसिपैलिटी के बारे में बात करता है। पार्ट 9A ऐड किया गया हमारे संविधान में, पार्ट 9 है जो कि म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, और शेड्यूल 12 ऐड किया गया है जिसमें 18 सब्जेक्ट हैं जो कि म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। तो 9, 10, 11, 12 बता दिए कौन कौन से शेड्यूल कौन से संविधान संशोधन से ऐड किए गए। तो 74 वाला जो है वो शेड्यूल 12 को ऐड किया गया। नेक्स्ट है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, वेरी इंपॉर्टेंट है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 अभी कांस्टेबल का जो एग्जाम होता है उसमें पूछा है। आर्टिकल 21A में फंडामेंटल राइट ऐड किया गया, फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स एज। आर्टिकल 21 में फ्री एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया 6 to 14 ईयर्स एज। आर्टिकल 45 में प्रोविजन में कुछ संशोधन किया गया, उसमें 0 से 6 ईयर्स की एज के जो बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन का प्रावधान किया गया, स्टेट टू सिक्योर इट्स फ्यूचर एंड प्रोवाइड एजुकेशन फ्रॉम एज बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। 51A जो कि हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो कि पहले जब इनिशियल बनाया गया था फंडामेंटल ड्यूटी, तो 10th है। जो 11th फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारा जो है, जो कि 51A सब क्लॉज के है, उसको ऐड किया गया जो कि एजुकेशन से ही रिलेटेड है, जिसमें ड्यूटी ऑफ द पेरेंट टू गिव एजुकेशन फॉर टू हिज वार्ड टू हिज चाइल्ड फ्रॉम एज 6 to 14 ईयर्स, 6 to 14 ईयर्स याद रखना। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू 51A में टू एजुकेशन को भी ऐड किया गया। आगे है 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, नोट कर लीजिए 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003। इसमें क्या किया गया, जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब था उसको बाइफरकेट करके 2 अलग अलग नेशनल कमीशन बना दिए। 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 याद रखना, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। पूछता एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, इसमें क्या गया 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, नोट कर लीजिएगा। इसमें ये बोला गया, अमेंड किया गया, जो स्ट्रेंथ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो स्ट्रेंथ है इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इज नॉट ग्रेटर देन 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए लोकसभा की स्ट्रेंथ से, इसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। और ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए भी यही चीज सेम अप्लाई की गई कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर नॉट लेस देन 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स। लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट में एक प्रोविजन और ऐड किया गया कि उनकी जो स्टेट में जो मिनिस्टर होंगे वो 12 से कम नहीं होंगे, 15% से ज्यादा नहीं होंगे, और 12 कम से कम 12 मिनिस्टर होने चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। ये ऐड किया गया 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। नेक्स्ट है 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। 4 मोर लैंग्वेज को ऐड की गई, कौन कौन से, नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछता है कौन सी लैंग्वेज है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, और इनकी जो है जो संख्या पहुंच गई 22 लैंग्वेज कंप्लीट हो गई, जो कि अभी भी 22 लैंग्वेज है हमारे संविधान में। 8 शेड्यूल में बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली को ऐड किया गया, किससे 92nd 2003 से। नेक्स्ट है 93 2005, 93 अमेंडमेंट एक्ट 2005। इसमें क्या था, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 में अमेंड किया गया और रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, किसको, और प्राइवेट एजुकेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब प्राइवेट एजुकेशन, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और
प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया किसको, SC, ST एंड ओबीसी, SC, ST एंड ओबीसी, इन लोगों को जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। लेकिन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ये जो रिजर्वेशन है ये लागू नहीं होगा। ठीक है, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 याद रखना, 93 2005। नेक्स्ट है 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011, कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी ऐड किया गया, नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी ऐड किया गया और उसमें ये फंडामेंटल राइट बनाया गया, राइट टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। और क्या गया, आर्टिकल 43 बी जो कि डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसको ऐड किया गया आर्टिकल 43 बी, उसको ऐड किया गया प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आर्टिकल पार्ट 9 बी ऐड किया गया, पार्ट 9 बी ये भी बात करता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, पार्ट 9 बी, 97 2011 याद रखना। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015। इसमें क्या था, इंडिया और बांग्लादेश के लैंड एक्सचेंज के बारे में पूछता एग्जाम में कि इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो लैंड टेरिटरी का जो एक्सचेंज हुआ था, कुछ पार्ट्स इंडिया ने दिए थे, कुछ पार्ट बांग्लादेश ने दिए थे, तो वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके थ्रू हुआ था, तो 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 याद रखना। नेक्स्ट है 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016, नोट करेंगे। इसमें जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया, आर्टिकल 246 ए को ऐड किया गया। 246 ए में क्या है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर दे दी गई कि वो जीएसटी पे लॉ बना सकते हैं। और आर्टिकल 279 ए भी ऐड किया गया। इसमें क्या है, इसमें जीएसटी काउंसिल को ऐड किया गया, जीएसटी काउंसिल को इनिशिएट किया बनाया गया। जीएसटी काउंसिल 239 में एग्जाम में पूछता है, जीएसटी काउंसिल 232 कौन सा आर्टिकल है, तो 279 ए है, कौन सा संविधान संशोधन से ऐड किया गया, 101 2016 याद रखना। नेक्स्ट है 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018। इसमें क्या था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया, जो कि आर्टिकल ऐड किया गया 338 ए, 338 बी। 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को, जो कि 1993 में पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बना था, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। कौन से, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018। और आर्टिकल 338 बी ऐड किया गया। देखो 338 जो है आर्टिकल है 338, ये है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। 338 ए जो है वो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, और 338 बी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी। ठीक है, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018। 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 में क्या था, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन 10% रिजर्वेशन को सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस 10% रिजर्वेशन दिया गया। 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 याद रखना। नेक्स्ट है 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में क्या था, 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 में एंग्लो इंडियन जो कॉन्सेप्ट है, एंग्लो इंडियन 231 जो आर्टिकल है, एंग्लो इंडियन की 2 एंग्लो इंडियन जो है नॉमिनेट करेंगे प्रेसिडेंट, इसमें हाउस ऑफ द पीपल में, लोकसभा में, उस कॉन्सेप्ट को डिलीट किया गया। कौन सा संविधान संशोधन पूछता है, तो 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 एंग्लो इंडियन कॉन्सेप्ट को डिलीट किया गया। और SC ST का जो रिजर्वेशन है, SC ST रिजर्वेशन फॉर SC ST किसमें, लोकसभा में, हाउस ऑफ द पीपल में और लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट में, उस रिजर्वेशन को, उस सीट्स को, रिजर्वेशन को SC ST के अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। और ये कब तक कर देगा, 2030 तक, 2030 तक। तो 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंग्लो इंडियन कॉन्सेप्ट डिलीट किया गया और प्रोवाइड एक्सटेंड रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब फॉर नेक्स्ट 10 ईयर टिल 2030। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है, जो कि काफी एग्जाम में आने की संभावना भी है, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023, जिसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहते हैं, जो कि भी लाइमलाइट में था, काफी चर्चा में था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106 संविधान संशोधन 2023। इसमें क्या था, 33% रिजर्वेशन दिया गया वुमेन को लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य की जो विधानसभा है उसमें 33% रिजर्वेशन वुमेन्स को दिया गया। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली, यूटी जो है दिल्ली, उसकी जो विधानसभा है उसमें भी 33% रिजर्वेशन दिया गया, प्रोवाइड किया गया। कौन सा संविधान संशोधन, 106 संविधान संशोधन 2023। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा अमेंडमेंट बिल था जिसके थ्रू नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया, तो नोट कर लेना 128 अमेंडमेंट बिल 2023, 128 ये याद रखना।
128 अमेंडमेंट बिल 2023। तो ये आपकी जो है ना अमेंडमेंट की जो क्लास है, वो इम्पोर्टेंट जो क्लास थी वो कंप्लीट हुई। जितने भी अमेंडमेंट हैं, जितने भी अमेंडमेंट हैं इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आने हैं, तो सब कवर करा लिए गए। इसको रिवीजन करो, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, मैं रिप्लाई करूंगा। और इसको रिवीजन करना, कई बार रिवीजन करना, तभी याद होगा। और एक एक अमेंडमेंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं आएगा अमेंडमेंट से। और आप चाहे लूसेंट ले लो, लूसेंट की बुक में देख लेना या कोई बुक लेना, एक जगह इतने अमेंडमेंट नहीं दिए हैं, और दिए भी हैं तो प्रोविजंस कुछ कम कर दिए हैं। ठीक है, उन प्रोविजन को भी मैंने यहाँ ऐड कर दिया है, तो इसको देखना। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सारे अमेंडमेंट हो गए आपके। और नेक्स्ट क्लास जो है अप्रोक्स या तो पार्ट्स पे रहेगी, और नहीं तो फिर देखते हैं फिर। ठीक है, तो उसको रिवाइज करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एनी क्यूरीज प्लीज ड्रॉप ऑन कमेंट।